हेलो गाइस, राधे राधे। आज की इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं होल्डिंग ऑफ सेंट्रोमियर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, उसका फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रोसोम होता है इट गिव्स राइज टू दी बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी जो रहते हैं वो भी राइज करते हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम को। ठीक है, तो ये दोनों जो रहते हैं वो एक दूसरे को बना सकते हैं। बेसल बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसी के साथ अटैच्ड रहते हैं फ्लैजिला या फिर सीलिया जो कि सेल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये अगर नहीं प्रेजेंट रहेंगे सेल में तो सेल का मूवमेंट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। ये जो आप देख रहे हो अंदर की ओर जो कि सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाला स्ट्रक्चर है, वो बेसिकली उस स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं। और सेंट्रियोल जब एक चमकीले बहुत ज़्यादा शाइनी मटेरियल से सराउंड हो जाता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ही माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट करता है। Let's start the important point. It is seen by electron microscope. जो भी स्ट्रक्चर्स जब तक मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे गए, फॉर एन एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे गए हैं, जो कि नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेसिकली होता ये है कि ये एनिमल सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, प्लांट सेल में आपको नहीं दिखेंगे। इट इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। ठीक है, टू सेंट्रियोल विच लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ amorphous pericentricular material लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम जो रहता है वो एक बॉडी कंसिस्ट हो जाता है। ठीक है, जब दो सेंट्रियोल जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट करते हैं। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये जब परपेंडिकुलर दो ही, ठीक है याद रखिएगा, जब दो सेंट्रियोल एक साथ रहेंगे लेकिन परपेंडिकुलर रहेंगे, उनमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और जब वो एक एमोर्फस पेरीसेंट्रिकुलर मटेरियल्स के द्वारा सराउंड हो जाते हैं तो एक बॉडी को राइज करते हैं जिसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे आप डायग्राम के साथ साथ देख सकते हो, ये जो है ये बेसिकली सेंट्रियोल है, ये एमोर्फस पेरीसेंट्रिकुलर मटेरियल है, और ये बेसिकली सेंट्रोसोम है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस के सामने प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सामने प्रेजेंट होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इट इज़ अ शाइनी बॉडी। ये जो सेंट्रोसोम होता है वो एक शाइनी बॉडी, शाइन की तरह दिखेगा। ठीक है, सम स्पार्क्स विल बी विजिबल इन इट। सेंट्रोसोम इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। तो जो सेंट्रोसोम होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, वो मेम्ब्रेन लेस होता है, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि उसको सराउंड कर रहा होता है, इसलिए वो क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। नेक्स्ट इज ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इट इज़ द डायग्राम ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो सबसे बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग हब कहते हैं। ठीक है, ये बीच वाला स्ट्रक्चर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहता, ये बेसिकली सेंट्रल हब कहलाता है। लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स साइड बाय साइड उसको सराउंड कर रहे होते हैं वो 9 रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 9 रहता है, और ट्रिप्लेट बेसिस पर रहता है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी ट्रिप्लेट हैं उसके ऊपर और एक माइक्रोट्यूब्यूल जेनरेटर रहता है। ठीक है, जो रेड कलर से मैंने दिखाया है वो माइक्रोट्यूब्यूल जेनरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट इज ये ट्रिप्लेट बेसिस में रहता है, इसमें भी सीलिया और फ्लैजिला की तरह जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन ही होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इज कि जो इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम लोगों ने सीलिया एंड फ्लैजिला में रेडियल स्पोक्स कहा था, यहाँ पे सिर्फ उसे स्पोक कहते हैं। और
ये जो रहता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर होते हैं, वो बेसिकली हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए। स्पिंडल फाइबर मैं बता देती हूँ क्या होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम जो है इसको बीच से आधा करना होता है, ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, बेसिकली एक इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो कि इस सेंट्रोसोम को अटैच करेगा अपने साथ और इसको एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ लेकर के जाता है, जिसके कारण ये एक क्रोमाटिड ऊपर एक क्रोमाटिड नीचे हो जाते हैं। बट ये अलग तो हो गए, लेकिन इसको होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर को हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। और इसको जनरेट कौन करता है, दैट इज सेंट्रोसोम, बेसिकली जो सेंट्रियोल कंसिस्ट करेगा। नेक्स्ट इज, इसमें क्या होता है कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो रहता है वो सराउंड करते हैं ट्रिप्लेट बेसिस पे, लेकिन बीच में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। वो जो रहता है वो खाली रहता है, उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं प्रेजेंट रहता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक कार्ट व्हील की तरह का स्ट्रक्चर होता है। द सेंट्रल प्रोटीन इज कॉल्ड हब। तो ये जो रहता है कि उसमें वो माइक्रोट्यूब्यूल वाला प्रोटीन नहीं रहता, बट उसका खुद का कोई प्रोटीन रहता है वो जिससे वो स्ट्रक्चर बना है, वो प्रोटीन रहता है जिसको हम लोग सेंट्रल हब कहते हैं, विच इज़ अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ 9 स्पोक्स। 9 स्पोक्स जो कि रेडियल स्पोक्स हम लोग ने सीलिया एंड फ्लैजेला में कहा था, उसको यहाँ पे स्पोक्स कहा गया है, लाइक प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्लेट्स, ठीक है। तो ये जो रहते हैं ये ट्रिप्लेट बेसिस पे प्रोटीन से अटैच्ड रहते हैं जो कि बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस क्या होते हैं। बेसल बॉडी कैन कन्वर्ट इनटू सेंट्रियोल। जो बेसल बॉडी होता है ना, उनका भी स्ट्रक्चर एक कार्टव्हील की तरह ही दिखता है, लेकिन उसमें और इसके स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस रहता है कि जो बेसल बॉडी होता है उसमें एमटीजी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो सेंट्रियोल होता है उसमें एमटीजी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी जो है वो सेमी टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो जो बेसल बॉडी होता है वो कन्वर्ट कर सकता है सेंट्रियोल में। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल कैन फॉर्म बेसल बॉडी। तो जो अब सेंट्रियोल है वो भी बेसल बॉडी फॉर्मेशन कर सकता है, दोनों एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल रहते हैं। इट फॉर्म स्पिंडल फाइबर, जो कि मैंने बता दिया। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। यस, वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि अगर वो होल्ड ही नहीं करेंगे तो क्रोमाटिड कैसे बनेगा, और क्रोमाटिड नहीं बनेगा तो किस तरीके से डिवीजन होगा। नेक्स्ट इज इट डिटरमाइन द लाइन ऑफ ग्रोथ। तो जो सेंट्रोसोम होता है वो बेसिकली सेंट्रियोल कंसिस्ट करता है, वो लाइन ऑफ ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लाइन ऑफ ग्रोथ मतलब ये होता है कि कितना तक एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, उसको उसके लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं कि एक मटेरियल जो है या फिर एक ऑर्गेनिज्म या एक बैक्टीरिया 10 सेंटीमीटर तक ही ग्रो कर सकता है, उतना ही तक उसका लाइन ऑफ ग्रोथ है। वो उससे ज़्यादा 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तक ग्रो नहीं कर सकता है, वो इट कैन नॉट मूव अक्रॉस इट्स लाइन ऑफ ग्रोथ, तो वो उसका लाइन ऑफ ग्रोथ कहलाता है। तो यहाँ बेसिकली ये कहा गया है कि जो सेंट्रियोल होता है वो लाइन ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। सो द शेप ऑफ 2 एलिमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट इन प्लांट्स द शेप इज़ नॉट सिमिलर ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रियोल। तो प्लांट में जो रहता है कि 2 प्लांट का जो शेप होता है वो कभी भी सिमिलर नहीं होता है, बट इन केस ऑफ एनिमल्स यू विल सी कि बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जिनका एक ही तरीके का शेप होता है, एक ही तरीके का लाइन ऑफ ग्रोथ होता है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। सो दिस इज ऑल फॉर सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स। थैंक यू।